बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ जवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ था फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर की सीरीज़ को, जिसमें हम आज नेक्स्ट टाइप ऑफ फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रिवाइज करते जाएं इसकी डेफिनेशन को। तो ये एक ऐसे साइकोलॉजिकल और बिहेवियर कंडीशन या डिसऑर्डर्स हैं जिसमें आपको ईटिंग और फीडिंग से रिलेटेड जो है ना वो प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। फूड कंजप्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ऑलरेडी हम 2 डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें भी आपने देखा कि पेशेंट को जो है वो फूड कंजम्पशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ रही हैं। ठीक है, कहीं पे वो नॉन फूड आइटम्स को खा रहा है, कहीं पे वो जो है आपके पास ऐसा देखने को मिलता है कि वो खा कर और फिर वॉमिट कर कर और फिर रीचू कर रहा है या फिर उसको जो है स्पिट आउट कर रहा है। देयर आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड, बट इनका जो रिलेशन है वो फूड कंजम्पशन या ईटिंग या फीडिंग से होता है। तो ये आपको देखने को मिल रही है। आज हम इसकी थर्ड टाइप या थर्ड डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। अब हम इसके अलावा देख लेते हैं कि आपके पास ये जब सारी प्रॉब्लम्स इसको आती हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस में उसको फिज़िकल, इमोशनल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। फिज़िकल कौन से हो सकते हैं कि आपके पास वीकनेस देखने को मिल सकती है। आपके पास जो पेशेंट है उसको इमोशनल डिस्टर्बेंस यानी कि वो एंजाइटी का शिकार हो सकता है। ठीक है, और आपके पास देखने को मिल सकती हैं। अगर ये सारी चीज़ें उसको देखने को मिलेंगी, वीकनेस होगी, एंजाइटी का शिकार होगा, तो बाहर जाना उसका जो है वो लिमिटेड हो जाता है। और क्योंकि लैक ऑफ एनर्जी होगी तो सोशल गैदरिंग कम होती चली जाएगी, जिसकी वजह से उसकी जो सोशल और फंक्शनिंग एरियाज़ हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो थर्ड जो इसकी टाइप है, ये थर्ड जो इसका डिसऑर्डर है, दैट इज़ अवॉइडेंट और रिस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर। ये आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पेशेंट जो है वो फूड को अवॉइड करेगा या अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेगा फूड के लिए। ठीक है, मैंने फूड नहीं खानी, ये खाना नहीं खाना। ठीक है, देयर आर सम स्पेसिफिक खाने भी हो सकते हैं। ठीक है, और बाज़-औक़ात यहाँ पे ये इस पीक पे चला जाता है कि वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ ही देता है। तो आपके पास हम देखेंगे कि ये डिसऑर्डर है क्या, इसके काजेज़ क्या हैं, इसकी प्रेवलेंस को देखेंगे, सिम्पटम्स को डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड इसके ट्रीटमेंट्स पे भी हम लोग जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो आपके पास ये ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें आपके पास आपके पास ये ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन जो है वो अवॉइड करता है सर्टेन फूड्स को और टाइप ऑफ फूड्स को, हैविंग रिस्ट्रिक्टेड इनटेक इन टर्म ऑफ ओवरऑल अमाउंट ईटन और बोथ। अब यहाँ पे आपके पास क्या देखने को मिलेगा, या तो खाने को अवॉइड करेगा स्पेसिफिक या सर्टेन फूड्स को, या कुछ टाइप ऑफ फूड्स को अवॉइड करेगा। इसके पीछे डिफरेंट थॉट्स होंगे उसके, उन थॉट्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके पास मेजरली आपने इसकी डेफिनेशन को समझ लेना है कि यहाँ पे आपको क्या चीज़ मिल रही है कि पर्सन अवॉइड कर रहा है सर्टेन फूड्स को या टाइप ऑफ फूड्स को, और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि मैंने इसकी इतनी अमाउंट लेनी है या फिर लेनी ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास देखने को मिलेगा। इसमें जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। इसमें आपके रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं, आपके पास टेम्परामेंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं और जेनेटिक भी हो सकते हैं। अब जेनेटिक में आपको फिजियोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, जिसमें आपके पास गैस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लैक्स देखने को मिल सकता है, वॉमिट मिल सकती है, और दूसरी जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसको जैसे कि आपके पास बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकती है, देखने को मिल सकती है। इसके अलावा टेम्परामेंटल में आपके पास एंजाइटी आ सकती है। इसके अलावा ऑटिज़म आ सकता है। ऑटिज़म के अलावा आपके पास जो है वो आपके पास डिफरेंट डिसऑर्डर जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है, ओसीडी। उसके बाद अटेंशन डेफिशिएंट या हाइपर एक्टिविटी जो डिसऑर्डर होता है, जिसमें आपके पास इंक्रीज़ हो जाता है रिस्क किसी भी चीज़ का। इसके अलावा जो है आपके पास दूसरे फीडिंग डिसऑर्डर्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपके पास एनोरेक्सिया आ सकता है। एनोरेक्सिया में क्योंकि वो ऐसी फूड्स को अवॉइड कर रहा होता है, क्योंकि उसके पीछे जो उसके थॉट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अवॉइडेंट या रिस्ट्रिक्टिव। क्योंकि उसके पीछे जो थॉट्स होते हैं ना, वो कहता है कि मेरा वेट जो है वो गेन ना हो, मेरी बॉडी की जो शेप है वो चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके थॉट्स क्या हैं, ये क्यों नहीं ले रहा होता, खाने को क्यों नहीं खा रहा होता। तो हमने रिस्क फैक्टर्स पे बात की कि इसके रिस्क फैक्टर्स जो हैं आपके पास ये 3 हो सकते हैं, एनवायरमेंटल, टेम्परामेंटल और जेनेटिक या फिजियोलॉजिकल। प्रेवलेंस की बात करें तो आपके पास नॉन क्लिनिकल सैम्पलिंग के थ्रू एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें इसकी जो प्रेवलेंस है वो 0.3% से लेकर 15.5% तक ये आपके पास पाया जा सकता है। आगे बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो सबसे पहला इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है आपके पास आ जाता है
and eating and feeding disturbance, apparent lack of interest in eating or food, और अवॉइडेंस बेस्ड ऑन द सेंसिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड। अब यहाँ पे ये क्या बात कर रहे हैं कि अवॉइडेंस किस पे बेस कर रही है, आपके पास जो फूड के सेंसिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या हो सकते हैं फूड के सेंसिटिव कैरेक्टरिस्टिक, कि खाना कैसा दिख रहा है, खाने का टेस्ट कैसा है, खाने की खुशबू कैसी है। तो इन चीज़ों से जो है वो पेशेंट जो है वो अवॉइडेंस को, उसकी जो अवॉइडेंस होती है वो इन चीज़ों पे बेस कर रही होती है। यानी वो कहेगा मुझे इसकी खुशबू अच्छी नहीं आ रही तो मुझे नहीं खाना, मुझे इसका लुक अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे नहीं ये खाना, मुझे ये बहुत ऑयली लग रहा है, मुझे ये आपके पास जो है वो इसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा। तो डिफरेंट रीजंस होते हैं जो कि बेस करते हैं सेंसिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड पे। इसके अलावा कंसर्न अबाउट द अवर्सिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईटिंग। अब यहाँ पे वो कंसर्न भी होता है कि इसके जो अवर्सिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, यानी कि आपके पास उसके काजेज़ जो होते हैं कि वो उसको लाइक कर डिसलाइक करने के जो कॉजेज़ होते हैं आपके पास, वो आ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग उसके पास कंसर्न्स होते हैं इसके कि मैंने ये चीज़ क्यों नहीं खानी, इसके पीछे उसका जो थॉट है वो होगा आपके पास। इसमें आगे चल के देखते हैं कि इसके थॉट्स क्या हो सकते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं एज मैनिफेस्टेड बाय द persistent फेलियर और मीट अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशनल और एनर्जी नीड्स एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग। अब उसके जो रीजंस थे, उसके जो कॉजेज थे वो यही हैं सेंसिटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड। ठीक है, उसने एक स्पेसिफिक आपको बता दिया कि मेरे जो प्रॉब्लम है, मेरा जो इसके पीछे एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं इस कंसर्न हूँ कि मुझे खाना नहीं खाना, वो ये है कि ये बहुत ऑयली है। इसके अलावा ये हो सकता है वो कहेगा कि इसकी खुशबू अच्छी नहीं है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो मुझे ये चीज़ें नहीं खानी। और आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो हर चीज़ को जो है वो अपने लिए लिमिटेड कर लेता है, और खाना पीना यहाँ तक भी हो सकता है कि खाना पीना वो बिल्कुल छोड़ ही दे। तो ये इसकी वजह से क्या होता है कि उसका न्यूट्रिशनल या एनर्जी लेवल जो होता है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, उसको इस चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ये आपके पास सिम्टम्स देखने को मिल सकती हैं, जिसमें सबसे पहली सिम्टम आ जाती है सिग्निफिकेंट वेट लॉस। जब वो खाया पिएगा नहीं तो वेट गेन नहीं होगा, जो और वेट उसका है वो भी जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा और वेट लूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। और फेलियर टू अचीव ये आप चिल्ड्रंस में आ जाएगा कि अगर बच्चे हैं तो बच्चों का जो वेट है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग कि इस एज में जो बच्चे का वेट है वो इतना होना चाहिए, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा बच्चों के अंदर, अगर उसको अवॉइडेंट या रिस्ट्रिक्टेड फूड इनटेक डिसऑर्डर है। इसके अलावा सिग्निफिकेंट न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो सकती है, डिपेंडेंस ऑन आपके पास फीडिंग एंड ओरल न्यूट्रिशन। अब यहाँ तक भी नो बता सकती है, जब वो खाना पीना बिल्कुल ख़त्म कर देता है और बिल्कुल भी नहीं खाता तो वो बिल्कुल इतना वीक हो जाता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है, और जिसकी वजह से उसको जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं वो ओरल या फिर जो है वो इंटरनल फीडिंग्स कराई जाती हैं उसको। इसके अलावा मार्क्ड इंटरफेरेंस विद साइको सोशल फंक्शनिंग। इसके अलावा आपके पास साइको सोशल फंक्शनिंग में भी आपको ये प्रॉब्लम्स इसको देखने को मिल सकती है। मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। तो आपने अपने इर्द गिर्द अपने फैमिली में इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आपके इर्द गिर्द या आपकी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा बड़ा जो इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो नखरे कर रहा है, स्पेशली हम लोग अगर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो हमारे फैमिलीज़ में यही चलता है कि इसके तो एक वो होता है ना डायलॉग मदर्स का कि इसके तो नखरे ही ख़त्म नहीं होते, खाना है तो खाओ, भी नहीं खाना। हो सकता है कि उसको डिसऑर्डर हो सकता है कि उसको कोई इशू हो, तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है और उसको लाजमी आपने जो है वो जो कंसल्टेंट है या जो साइकोलॉजिस्ट है उसको आपने चेक करवाना है, और उसके बाद कंफर्म कर लेना है कि इस चीज़ को क्या है, वो इस डिसऑर्डर का के अंदर मुब्तला तो नहीं है, या फिर वो अगर नहीं है तो फिर आप उसको ये डायलॉग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाती हैं ये सिम्टम्स। इसके अलावा इसको आपके पास जो क्राइटेरिया नंबर बी है, दैट इज़ the disturbance is not better explained by the lack of available food or by the associated culturally। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि वो ऐसी सोसाइटी से बिलोंग तो नहीं कर रहा, वो ऐसे फैमिली से बिलोंग तो नहीं कर रहा, वो ऐसी क्लास से बिलोंग तो नहीं कर रहा जहाँ पे लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हो, यानी उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा, उनकी अवेलेबिलिटी जो फूड की अवेलेबिलिटी है वहाँ पे वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से उसको न्यूट्रिशनल एनर्जी की जो डेफिशिएंसी है उसका सामना करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ आपने देखनी है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, या उसके कल्चर में कोई ऐसा रिवाज, कोई ऐसी कस्टम या कोई ऐसा जो है वो अवॉइडेंस ना पाई जा रही हो कि उसने वो स्पेसिफिक खाना नहीं खाना। हो सकता है ना कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया आपने, तो आपके कल्चर में वो खाने ना खाए जाते हों जो कि जहाँ पे अब आप ट्रैवल करके गए हैं, जहाँ पे आप अब आपने रहना है वहाँ पे वो खाने खाए जा रहे हैं, तो आपने वो नहीं खाने, जिसकी वजह से आप उन चीज़ों को अवॉइड करते करते इस कंडीशन तक पहुँच जाओ। तो ये चीज़ भी हो सकती है। इसके अलावा द ईटिंग डिस्टर्बेंस डज नॉट अकर एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनोरेक्सिया। ये मैंने पहले बात किया है कि ये चीज़ आपने देख लेनी है बुलिमिया और
एनोरेक्सिया को, एंड देयर इज़ नो एविडेंस फॉर द डिस्टर्बेंस द वे इन विच वंस बॉडी वेट और शेप इज़ एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे यही चीज़ डिफरेंस करती है इसको एनोरेक्सिया निरोसा से, कि आपने उसके थॉट्स को देखना है कि क्या उसके थॉट्स के अंदर बॉडी वेट और बॉडी शेप के बारे में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कि वो कह रहा है कि मैं ये ऑयली खाना खाऊंगा तो मेरी बॉडी शेप और बॉडी वेट जो है वो गेन होगा और मेरी बॉडी शेप जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये चीज़ आपने देखनी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है criteria number D, that is the eating disturbance is not attributable to the concurrent medical condition। अब आपने मेडिकल कंडीशन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन या मेंटल डिसऑर्डर्स को भी आपने डिफ्रेंशिएट कर लेना है। मेंटल डिसऑर्डर में आपको क्या देखने को मिल सकते हैं जी, आपके पास एंजाइटी देखने को मिल सकती है। अब एंजाइटी की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है और इसकी वजह से भी एंजाइटी हो सकती है। ये दोनों चीज़ें आपस में जो है वो लिंक करती हैं और ये रिवर्स चल सकती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने देख लेना है। इसके अलावा कोई उसको फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, ये भी आपने चेक कर लेनी है, और अगर कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आप उसको क्लिनिक में एडमिट करवा सकते हैं। उसके बाद इसके ट्रीटमेंट में बात करें तो अगर तो वो सीवियर लेवल पे आ चुका है और उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है उसके पास, तो आपने उसको रिकमेंड करना है क्लिनिक में, जिसमें उसको मेडिसिन दी जाएंगी उससे रिलेटेड। इसके अलावा उसको इंटरनल फीडिंग करवाई जाएगी, ट्यूब फीडिंग करवाई जाएगी, और जो भी है वट एवर वो लोग इसको ट्रीट करेंगे। इसके अलावा साथ साथ साइकोथेरेपी चलेगी और डिफरेंट टेक्निक्स बताई जाएंगी जिसकी वजह से वो अपने थॉट्स को अवॉइड कर सकता है, अपने थॉट्स को चेंज कर सकता है, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा सकता है। और साइकोथेरेपी में आप उसके थॉट्स को जो है वो डाइवर्ट कर सकते हो, आप उसकी हेल्प कर सकते हो कि वो अपने बिहेवियर को किस तरह से चेंज करे और इस बिहेवियर को किस तरह से अवॉइड करे। खाने को अवॉइड ना करे बल्कि इस बिहेवियर को अवॉइड करे। तो ये आप जो है वो साइकोथेरेपी से इसको जो है वो ट्रीट कर सकते हो। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने एक डिसऑर्डर को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि अवॉइडेंट या रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर को फूड इंटेक डिसऑर्डर में क्या होता है, किस तरह से होता है, काजेज़ क्या हैं, और एट द एंड हमने इसके ट्रीटमेंट पे भी बात की। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिसऑर्डर के साथ। तब तक के लिए फ़ी मानिल्लाह।